सो होमीज न्यू मानवा आ चुकी है, तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसे मैं कंटिन्यू भी करूँगा, पर उससे पहले मैंने तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि तुम तो वीडियो का एंड देखते नहीं हो। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बात बताओ। मैं तुम्हें हर वीडियो के एंड में बता देता हूँ कि इस मानवा के चैप्टर खत्म हो चुके, पर फिर भी तुम लोग जाके कमेंट में लिखते हो कि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट। तुम लोग समझते क्यों नहीं बात को यार। मैं कोई बॉट ऑडियंस नहीं लाना चाह रहा, मैं एक अच्छी ऑडियंस लाना चाह रहा हूँ जो सपोर्टिव हो। आगे मेरे बहुत सारे प्लान्स है, अगर तुम लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सही से करो, और अगर तुम लोग कमेंट करना ही चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट करो जिसे देख के मेरे को खुशी हो, मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि तुम्हारे कमेंट ही देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, न्यू वीडियोस लाने का मन करता है। पर छोड़ो, अगर तुम्हें जो लिखना है लिखो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि यार तुम्हारे हाथ है, तुम्हारा मोबाइल और कमेंट बॉक्स हर एक के लिए ओपन है, तो तुम्हारी मर्जी जो लिखना हो लिख लेना। अब मैं तुम्हें जरा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मानवा की, कि इस मानवा में है क्या। इस मानवा में हम एक बंदा दिखाया जाने वाला है जो मतलब हमारे इसी वर्ल्ड से, जो लेटेस्ट वर्ल्ड है ना, मॉडर्न वर्ल्ड से पुराने कल्टीवेशन के वर्ल्ड में रिकारनेट होके गया होता है, और वहाँ पे वो सबसे टॉप का बंदा होता है, एक लॉर्ड होता है उस सिटी का, उसका बेटा बन जाता है वो। और इसमें तुम्हें सिस्टम जरा अलग तरीके से दिखेगा, मतलब तुम्हें आगे जाके दिख जाएगा कि वो सिस्टम है क्या और दिखता कैसा है, वो भी देख के तुम्हें बहुत मजा आएगा। और जो इसमें लड़की हुआ, और तुम्हें इस वीडियो में बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हवरान सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पे कोई बंदा आया होता है और कह रहा होता है कि मास्टर, जो आपने आर्टिफैक्ट वाले मास्टर से रिक्वेस्ट की थी ना फ्लाइंग स्वॉर्ड की, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में आपको उसका एक सैंपल डिलीवर हो जाएगा। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम गू फेंग होता है। ये इस सिटी के लॉर्ड का बेटा है, और इसे हम बस फेंग कहेंगे क्योंकि शॉर्ट नाम अच्छा होता है। फेंग कहता है कि बहुत अच्छा, पर ऊपर से कोई उड़ते हुए आ रहा होता है और वो नीचे आके कहता है कि मास्टर, जितने भी सिटी में 8 लेवल के कल्टीवेटर्स है, उन्हें सिटी की लॉर्ड ने ऑर्डर दिया कि वो जल्दी से काउंसिल हॉल में आए। पर फेंग कहता है कि मेरा वहां पे क्या काम, मैं नहीं जाने वाला। और वो धीरे धीरे में कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए 19 साल हो चुके हैं, और जब मैं 3 साल का था तब से मैंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दी थी, पर अभी तक मैं बस की कंटेंशन के तीसरे लेवल तक हूँ, और रेड लेवल तक जाना वो तो मेरा बस की बात नहीं। और मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही मेहनत की अमीर बनने के लिए, पर मैं अमीर नहीं बन पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कंपनी स्टार्ट करूंगा, पर वो भी नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। और उसके बाद तो मेरी ऐसी कितनी सी हो गई, मैंने दिन रात एक करके काम किया, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और उसके बाद मैं इस वर्ल्ड में आ गया, और इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं लॉर्ड का बेटा बन गया। और फेंग उससे पूछता है कि क्या वहाँ पे 10th रैंक के मेंबर भी जाने वाला। वो कहता है कि हाँ। फेंग दिल में कहता है कि मैं यहाँ पे 1st रैंक का मेंबर, पर फिर भी मेरे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, पर अगर मैं नहीं किया तो वहाँ पे फादर के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और क्या सरदर्द है ये, क्योंकि वहाँ पे गू फैमिली के मेंबर्स भी आने वाले, और वो हमेशा मेरी टांग खींचने का मौका ढूंढते रहते। तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा वहाँ जाने का, पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। और जो ये फेंग ने बात की ना रिश्तेदारों वाली, ये सच में रिश्तेदार हमारे भी ऐसे ही होते, मेरे तो होते, तुम्हारा नहीं पता होगा। फेंग अपनी जेब से गोल्ड का सिक्का निकालता है और उसे देता है, वो भी कहता है कि थैंक्स। फेंग कहता है कि चलो यार जूलोंग, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, बेशक वो हमारे लिए कोई ब्लेसिंग हो या कर्ज हो, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जूलोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें वहाँ पे उड़ा के ले जाऊँ। फेंग कहता है कि नहीं, उन्हें वेट करने देते, क्योंकि वैसे भी मेरा वो सर खाने वाले वहाँ पे। और फिर हमें काउंसिल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सब बैठ के छोटे मतलब बातें कर रहे होते हैं, पर सामने से अपना फेंग आ जाता है और वो कहता है कि सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी जरा रास्तों में टांगों में दर्द हो गया था, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा बैठ गया था। और सामने बैठा होता है गुतियान, जो इस सिटी का लॉर्ड होता है और फेंग का फादर होता है, और वो कहता है कि तो सारे यहाँ पे आ चुके, अब हम डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 3 दिन पहले जो इमोर्टल्स ने डिवाइन ऑर्डर इशू किया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मुझे पता चला है कि जो ईस्टर्न डोमेन और साउथर्न प्लेन्स है, उन दोनों के बीच अगले ही मंथ वॉर होने वाले, और हमारी सिटी भी उन्हीं के अंडर आते, और जो हमारा कंट्रीब्यूट था उसे बढ़ा के 50,000 स्पिरिट स्टोन्स कर दिए गए, मतलब टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स। और यही सुनकर वहाँ पे सारे लोग अपना रोना धोना स्टार्ट कर देते। कोई कहता है कि जो 236 सेक्टर है वो तो पहले से ही मुश्किलों में जूझ रहा है, कोई कहता है कि जो लूशियाओ माउंटेन हो उसने अपनी प्रोडक्शन ही कम कर दी, और कोई कहता है कि जो कल्टीवेटर्स यहाँ के उनके लिए बहुत मसला खड़ा होगा इसकी वजह से। पर ध्यान कहते हैं कि मुझे इन सब के बारे में क्यों नहीं पता था, और ईस्टर्न डोमेन का कल्टीवेटर होने के नाते हम सबको इन डिवाइन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या किसी के पास कोई अच्छा प्लान है। और यही सुनकर सब लोग वहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाते। पर फेंग धीरे दिल में कहता है कि देखो इन सब हरामियों को, इन सब के पास काफी सारा ट्रेजर होगा, पर फिर भी ये लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि ये लोग बिल्कुल गरीब बनना चाहते हैं हम सब के सामने। और मेरे फादर भी इनसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती क्योंकि फिर इन्हें बुरी नजर से देखा जाएगा, और इन लोगों से तो पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे ही कुछ करना होगा यहाँ पे। पर ध्यान कहते हैं कि किसी के पास कोई अच्छा प्लान ना होने की वजह से अभी के लिए हम इस मैटर को साइड में करते हैं और एल्डर के मैटर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो गू फेंग है उसे उसके रिंग से हटाया जाए, तो
आप सबका इसके बारे में क्या कहना है। पर फेंग दिल में कहता है कि अब देखना इन सब की हराम पे। और जितने वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं वो सब बात करना स्टार्ट करते, कहते हैं कि जो बच्चा ये 19 साल से कल्टीवेट कर रहा है और अभी तक इसने कोई अचीवमेंट भी नहीं पाई, इसे ऐसे ही इसकी रैंक पे रखा गया, तो इसे उस रैंक से हटाया जाए। पर तियांग कहते हैं कि हाँ ये सब सच है, पर जो फेंग है उसने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया, तो उसे सीक्वेंस से हटाना गलत हो सकता है। और मुझे यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीक्वेंस कह दिया, क्योंकि ये वो वाला सीक्वेंस नहीं, ये किसी और टाइप का सीक्वेंस है। और जो वहाँ पे फेंग के सेकंड अंकल बैठे होते हैं वो कहते हैं कि किसी चीज के लिए कोई क्राइम जरूरी नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तियान कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा इससे। वो कहता है कि आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा इस सिटी में मिलिट्री का ग्रुप कोई नहीं बनाता कल्टीवेटर्स का, पर अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे तो वो विद्रोही खिलाया जाएगा। पर जितना मुझे पता है फेंग ने यहाँ पे 3000 कल्टीवेटर्स को लिया था और कहा था कि मैं यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट मास्टर की गिल्ड बनाने वाला हूँ, और कुछ ही टाइम हुआ इस चीज को, और ये उन्हें वेस्ट की सिटी में लेके जा चुका है, तो क्या ये कोई क्राइम नहीं हुआ। और जितने वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते वो भी बात करना स्टार्ट कर देते कि हाँ ये क्राइम है, इसे यहाँ से हटाया जाए, जल्दी से इसे सीक्वेंस से हटाया जाए, जल्दी से इसे इसकी रैंक से हटाया जाए। सब उसके बारे में बोलना शुरू कर देते, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और ये सब सुन के तियान जरा टेंशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को विद्रोही कह रहे हो। वो उनके सामने आके कहते हैं कि बिग ब्रदर आप यहाँ पे बहुत ओवर रिएक्ट करे, हम भी नहीं मानते कि गो फेंग कोई यहाँ पे विद्रोही है, हम बस इसका जो आर्टिफैक्ट मास्टर गिल्ड है ना उसे हम बंद करा के 3000 कल्टीवेटर्स को वापस लेना चाहते हैं और इसे इसके सीक्वेंस से हटाना चाहते हैं। तियान कहता है कि फेंग तुम कुछ बोलना चाहोगे। फेंग कहता है कि हाँ, जो अभी अंकल ने बोला वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि जो 3000 कल्टीवेटर्स है मेरी गिल्ड में वो बिल्कुल लगन से काम कर रहे आर्टिफैक्ट की क्राफ्टिंग में, और वो सारे कल्टीवेटर्स लो लेवल के थे और वो कभी आर्मी में जा भी नहीं सकते थे। जो अंकल खड़े होते वो कहते कि क्या लो लेवल के कल्टीवेटर्स को भी परमिशन के बगैर लेना चाहिए, और तुम यहाँ पे हवरान सिटी की जो लॉस है उसकी तुम यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हो। पर फेंग कहता है कि जो लोन ट्रेजरी और आर्टिफैक्ट गिल्ड है वो मेरे फादर के सपोर्ट की वजह से खड़ी है, और जो लोग है वो भी वहाँ पे सब कुछ देख के आए हैं और ये उन सब चीजों का गवाह है। जो लोग भी कहता है कि जो इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया वो इन्होंने बिल्कुल सच कहा। और पीछे से उसके ठट अंकल कहते हैं कि जो यहाँ पे सारी बातें करे बिल्कुल बकवास करे, ये बस अपने सीक्वेंस से हटना नहीं चाहता। फेंग कहता है कि तो अच्छा ये बात है। और अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कल्टीवेटर्स अपने स्पिरिट स्टोन्स को अपनी कल्टीवेशन और बैटल में यूज करते हैं, और ये स्पिरिट स्टोन्स हमारी लाइफ है। और अगर यहाँ पे आप इतनी बड़ी बातें करती है तो मेरे फादर की टेंशन उतारने के लिए आप इन्हें हर महीने 50,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स क्यों नहीं दे देते। पर वो सुन के गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी तो तुम क्या इतना आसान समझते हो इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को देना, तुम क्या इसे हाथ की मेल समझते हो। पर फेंग कहते हैं कि ऐसा लगता है अंकल आप यहाँ पे काबिल नहीं है, और वो अपनी रिंग पे टैप करता है जिसकी वजह से सब वहाँ पे हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फेंग काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स ले आया होता है। और वो कहता है कि मैं तो हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर का बेटा जो ठहरा, और उनका बेटा होने के नाते मैं उनकी कुछ टेंशन तो उतार सकता हूँ। और ये रहे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स, मेरे ख्याल से सिटी के लिए कुछ टाइम के लिए काफी होंगे। तियान भी हंसते हुए कहते हैं कि यो ही ना बात, तुम हो मेरे सच्चे बेटे, तुम हो मेरी ब्लड लाइन से, वेल डन। और फेंग कहता है कि ठट अंकल अगर यहाँ पे हम स्पिरिट स्टोन्स की बात कर ही रहे तो अभी अभी मेरे को यहाँ पे आपका एक कर्ज याद आया, वो तुम कहाँ पे हो, इधर आओ। वो कहता है कि हाँ मास्टर बोले मैं इधर हूँ। फेंग कहता है कि इन्हें इनका लोन तो बताना, इन पे कितना है। वो बताता है कि जो ठट अंकल की वाइफ है मैडम वेंग, वो पिछले महीने हमसे लोन लेके गई थी लोन ट्रेजरी से, और उन्होंने टॉप ग्रेड के 300 स्पिरिट स्टोन्स हमसे लिए थे 6 मंथ के लोन पीरियड पर वो वापस से कुछ दिन बाद आती हैं और स्टोन्स लेके जाती है, पर फिर से वो वापस से आखिरी मंथ के आखिरी दिनों में आती हैं और 500 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स लेके जाती हैं। और यंग मास्टर अगर हम इंटरेस्ट के साथ इसे टोटल करें तो ये बन जाते हैं 2100 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन जो इनकी तरफ लोन है। फेंग कहता है कि अंकल आपको आंटी के लोन के बारे में पता था। वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बस यहाँ पे सारी बातों को साइड में करके यहाँ से निकलना चाह रहे हो और तुम मेरे को यहाँ पे जलील करना चाह रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पर फेंग कहता है कि मुझे पता है कि अंकल आप इस घर से भागना चाह रहे हैं, पर मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग गवाह बैठे हुए, इन सबको पता है अभी जो हुआ। और वो कोई स्पेल पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक सुंदरी आ जाती है और वो कहते हैं कि बोसू कि आप मेरे को थोड़े से और स्पिरिट स्टोन दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू ट्रेजर आया, कम्युनिकेशन ट्रेजर, और उसका नाम है फिक्सिंग 6, और वो बहुत मस्त है। और यही देखकर जो उसके थर्ड अंकल होते हैं वो बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि सुंदरी ही ऐसी होती है। और ये देख के फेंग कहता है कि ओ अंकल ऐसा मत करो, क्योंकि जो आपने इतना सारा भी ब्लड निकाला है इसकी कॉस्ट आपको पता भी क्या हो सकती है, 10 साल का और कल्टीवेशन जो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। पर थर्ड अंकल के ग्रैंडसन फेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो मेरे अंकल है वो 8 लेवल के स्पिरिचुअल स्टेज तक और वो उसे तोड़ने वाले थे, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। गू फैमिली का सेकंड रैंक मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और तुम तो फर्स्ट रैंक के मेंबर हो, तुम्हें मेरे से फाइट जरूर करनी होगी, वरना मैं मान लूंगा कि तुम कायर हो। पर पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसका नाम है गोकुन, ये गू फैमिली का सेकंड रैंक मेंबर, और जो हमारा लोंडा वो फर्स्ट रैंक मेंबर है। और फेंग अपने ही स्टाइल में उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल लगता तो तुम यहाँ पे पागल मत बनो, क्योंकि तुम में से यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। पर वो कहता है कि बस तुम यहाँ पे
3rd लेवल पे, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और वो फेंग को मारने के लिए अपने सिल्वर फ्लोर ड्रैगन शॉट मारता है और फेंग कहता है कि मेरी जबान आज ये मुझे मरवाएगी। और इसने फाइट शुरू करने से पहले कोई वार्निंग भी नहीं दी। कैसा पागल बंदा है ये। और फादर यहाँ पे बीच में क्यों नहीं आ रहा कि आज मैं खत्म हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। पर जुलोंग बीच में आके 2 ही उंगलियों से उस सोर्ड को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर पे हमला करने की, क्या तुम जीते हुए थक गए। और वो सोर्ड को खत्म कर देता है मेरे ख्याल से। और ये इसका लाइफ सोर्स होता है जीने का, जिसकी वजह से ये भी खत्म हो जाता है या बेहोश हो जाता है। और तियान उठ के कहते हैं कि गोकुन, जिसने गोफेंग पे सबके सामने काउंसिल हॉल में अटैक करने की कोशिश की, फाइन के तौर पर इसकी आधी साल की सैलरी काटी जाती है। फेंग को वहां से लेकर जाने लगते हैं और जाते जाते एक और बार कहते हैं कि जो फेंग का मसला था अभी के लिए उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेगा, जो उसके सीक्वेंस की पोजीशन ही है उस पर यह हमेशा रहेगा। फेंग कहता है कि फादर यहाँ पे जो डिबेट स्टार्ट हुआ था इसकी वजह से मेरी हालत ही खराब हो गई थी और जो ये लॉस है ये तो मेरे सर में ही दर्द कर देते हैं। पर पीछे से उसके अंकल कहते हैं कि 1 मिनट रुको, जितना मुझे पता है कि फेंग यहाँ पे पहले सीक्वेंस पे और जो उसका की कंटेंशन लेवल है वो बस 3 कल्टिवेशन है। फेंग कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। वो अंकल कहते हैं कि जो हमारे फैमिली में सीक्वेंस का फर्स्ट रैंक है वो बस लॉर्ड के बेटे को दिया जाता है और वो तुम्हें मिला, पर तुम एक लो कल्टिवेटर हो और जो तुम्हारा लेवल हुआ एक ऑर्डिनरी असेसन तक आता है और तुम यहाँ पे इतने काबिल भी नहीं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुम संभाल पाओ। और क्या लॉर्ड आप सच में गोफेंग के हाथों में पूरी सिटी को देना चाहते हैं। आपको पता है कि इतना रिस्पॉन्सिबल भी नहीं और ये इतना काबिल भी नहीं और एक लो कल्टिवेटर है, तो क्या आप हमारे एंसेस्टर की लेगेसी को खराब करने वाले हैं। ये सुनकर तियान जरा थोड़ी टेंशन में आ जाते, पर फेंग कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे पता है कि यहाँ पे आप बस बकवास कर रहे हैं, जो मेरा लो कल्टिवेशन लेवल है वो मैटर नहीं करता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आप मेरे साथ सेकंड अंकल बेट लगाना चाहेंगे इस चीज पे कि बस मैं 1 साल में आपको गोल्डन कोर स्टेज तक जाके दिखाऊंगा और अगर मैं नहीं जा पाया तो सीक्वेंस की जो रैंक है उसे भी मैं छोड़ दूंगा और सिटी को भी मैं छोड़ दूंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। पर उसके अंकल कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो करना आसान है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना बहुत ही मुश्किल है। और गोफेंग तुम अपने को समझते क्या होगे, तुम 1 ही साल में कोर लेवल तक चले जाओगे, मतलब गोल्डन कोर लेवल तक। और एक नॉर्मल कल्टिवेटर को भी की कंडेंशन लेवल 3 से गोल्डन कोर तक जाने में सेंचुरीज लग जाती है, तो तुम अपने को समझते क्या हो यहाँ पे। पर फेंग उनकी तरफ एक पेपर फेंकता है, जो बैटिंग टर्म्स होते हैं वो भी उसे पकड़ लेते। फेंग कहता है कि तो सेकंड अंकल आप क्या कहते हैं, मैंने इसे अपने ब्लड से लिखा है, तो क्या आप इसे एग्री करते हैं या नहीं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग बिल्कुल चिल होके बैठा होता है, चाय पी रहा होता है और जो उसके पास लड़कियां होती वो उसकी कंधे दबा रही होती, पैर दबा रही होती। ऐसा लगता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो उसने अभी वहाँ पे बेट की है। वो भी उसे आगे यही कहता है कि मास्टर अभी अभी आपने सेकंड अंकल के साथ ब्लड वोट साइन किया तो आपको अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। फेंग कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, काफी टाइम पड़ा है मेरे पास। और तुम मुझे ये बताओगे जिस बंदे से अभी अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी ताकत कितनी और यहाँ पे वो कब तक आ जाएगा। जो लोग बताता है कि वो बंदा 4 माइल दूर से आ रहा है यहाँ पे और जो उसकी ताकत है वो काफी ज्यादा, वो बहुत ताकतवर है और जो उसके स्वॉर्ड इंटेंट है वो भी काफी शार्प है, जैसा हमने रूमर्स में सुना था ये सब सच है। और फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तुम मेरी कोई भी फाइट के बीच में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें खुद ही लड़के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और उसी टाइम वो बंदा भी या बंदी, मेरे को बंदी लग रही है, वो बंदी भी आ जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे समन किसने किया, क्या तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पे समन किया है। फेंग कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें समन किया, तो मैं तुमसे सीधी सीधी बात करूंगा क्योंकि तुम भी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हो। और फेंग उससे बात करना शुरू करता है, मतलब कि हमें भी वो उसके बारे में डिटेल देता है कि इसका नाम ये तियानचिन होता है और ये फेंग विलेज में पैदा हुई होती है जो ईस्टर्न डोमेन में होता है। और तुम्हारी यंग एज में सोंग जियांग सख्त वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ ही देर बाद तुम यहाँ पे की कंडेंशन के 9 लेवल तक जा चुके थे। पर जो तुम्हारी सिटी का लॉर्ड था, सिटी फोनेक्स का जो लॉर्ड था, वो तुमसे तंग आ गया था ये सब देख के और वो बस किसी मौके के इंतजार में था कि वो कब तुम्हें खत्म कर दे। और एक दिन तुम मिल भी जाते हो, तुम्हें एक फाइट में बहुत घायल पड़ी हुई थी और तुमने काफी सारे वहाँ पे लोगों को खत्म भी कर दिया था, पर तुमने उसे भी खत्म कर दिया था। और कुछ देर बाद जो तुम्हारा नया लॉर्ड बना तुम्हारी फोनेक्स सिटी का, उसने तुम्हें एक लॉन रिस्क में डाला और उसके बाद जो तुम्हारी स्वॉर्ड थी उसे हेवन को दे दी गया और तुम्हें बिल्कुल साइड में कर दिया गया, तुम्हारा नाम निशान ही मिटा दिया गया कि तुम किसी के सामने कभी आओ ही ना। और ये सब सुनने के बाद ये उसकी गर्दन पे सोड रखती है और कहती है क्या तुम मुझे खत्म करके फोनिक्स सिटी को देना चाहते हो, तो ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। पर फेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहता, पर जो तुम्हारी फोनिक्स सिटी उसने एक ऑर्डर पास किया है कि तुम्हें जल्दी से जल्द खत्म कर दिया जाए, तुम्हें जिंदा दिया जाए या मुर्दा। और मेरे को इंटेंशन भी नहीं तुम्हें खत्म करने की और मैं इन चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता, बस मैंने तुम्हें आज के लिए यहाँ पे समन किया है। और अगर तुम्हें आता तो तुमने कुछ मंथ पहले हमारी लॉन्ड्री से जेड ब्यूटी इमोटल ड्यू लिया था। ये पूछता
कहती है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आई लोन ट्रेजरी से। और वो उस स्क्रॉल को यूज करके दिखाता है कि तुम कैसे आई थी हमसे लोन लेने, और तुमने हमें धमकी भी दी थी कि अगर हमने कुछ गलत किया तो तुम हमें मार दोगी। और जो तुमने पूछा कि मेरे पास कैसे आया, मैं ही लोन ट्रेजरी का ओनर हूँ, और अगर मेरे को पहले पता होता कि तुम एक फीमेल कल्टीवेटर तो मैं तुम्हें यहाँ पे 50% और लोन देता। और मैं जो फोटोग्राफी की स्किल से ये तो है ही मस्त। और वो इस स्पेल का यूज करके उसके रियल फॉर्म उसके पास वापस से ले आता और उसे वही फॉर्म दे देता। और ये फॉर्म देके सीरियसली भाई मैं भी पिघल गया था। पर इस फॉर्म को पाके वो गुस्से में होते, वो कहते कि तुम्हारी तो तुम यहाँ पे ठरकीबाजी करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो फेंग पे अटैक कर देती है। और फेंग कहता है कि जुलोंग मुझे बचाओ, तो सही जुलोंग कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि आपने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि अगर आप कोई फाइट करो तो मैं उसके बीच में ना आऊँ। और वो दिल ही दिल में कहता है कि अच्छा होगा यंग मास्टर यहाँ पे थोड़ा सा सफर करे, फिर इन्हें कल्टीवेशन की अहमियत का पता चलेगा। और वहीं पर ये उसे खत्म करने वाली होती है। फेंग कहता है कि मेरे पे थोड़ा सा रहम करो, हम यहाँ पे बातें करके भी मामले को निपटा सकते हैं। पर ये सुनने के बाद ये गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे तो क्या तुम मुझे यहाँ पे खरीदना चाहते हो, तुम मुझे बिकाऊ समझते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हें यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगी। फेंग कहता है कि आज तो मैं गया, आज तो मैं पक्का गया, मेरी जबान ने आज मुझे मरवा ही दिया, अब मैं नहीं बचने वाला। पर हाँ मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो मेरे बुरे सपनों की राजकुमारी यहाँ पे जुओं की बादशाह और जिससे मैं पूरे वर्ल्ड में नफरत करता हूँ, मेरा सिस्टम यहाँ पे प्रकट हो। हाँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसा सिस्टम तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ऐसा सिस्टम मिलेगा। तो तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर छोड़ो, हमारी औकात से बारे में कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर आपने मुझे काफी लंबे टाइम से यहाँ पे समन नहीं किया, तो आज क्या काम आ गया कि आपने मुझे समन किया। फेंग कहता है कि यहाँ पे आज काम नहीं, यहाँ पे आज मजबूरी है, मेरी इमरजेंसी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया, वरना तो मैं तुम्हारा यहाँ पे कभी मुंह भी नहीं देखना चाहता था। और वो बताता है कि ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते मेरे को ये सिस्टम मिला, मतलब मैं दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया और ये मेरे को सिस्टम मिला जिसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है। एक पे टू विन वाला सिस्टम था और कभी भी इसका कभी भी दिल चाहे तो कोई भी चीज मेरी उठा के ले जाती थी, बेशक वो महंगी से महंगी और ज्यादा से ज्यादा हो। और एक तो इसमें मसला ये है कि अगर मैंने कोई मिशन पूरा नहीं किया तो ये मेरी सोल को हमेशा के लिए यूज करती रहेगी। मैंने तो सोचा था कि मुझे एक अच्छा सिस्टम मिला होगा जिसमें मैं मिशन करूंगा और मेरे को यहाँ पे ताकत मिलेगी, पर इसकी तो इसने मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिया। और इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं बिल्कुल खुशी से रहूंगा, जो मैं चाहूँ मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक लॉर्ड का बेटा हूँ। पर मेरे को यहाँ पे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनका आइडल बनने के लिए लगा दिया। वो सिस्टम कहते हैं कि मास्टर क्या आप मेरे को यहाँ पे कुछ 1000 स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हैं। फेंग कहता है कि नहीं, पर अभी के लिए मेरे से जरा दूर हो जाओ, नजदीक मत। और जो ये लड़की है इसकी यहाँ पे मेरी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा कर दो कि मैं इससे ज्यादा प्यार करने लगे, और मेरे ख्याल से इसका ना फेवरेबिलिटी होता है। और वो सिस्टम उसके पास आगे कहते हैं कि मास्टर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी ऐसे निकलेंगे, पर मुझे पता है कि मेन जो होते हैं वो बिल्कुल गंदे होते हैं, उन्हें किसी चीज से प्यार ही नहीं होता। पर फिर भी कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे आपसे बस प्यार करती रहूंगी, मैं आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अभी के लिए मैं आपकी यहाँ पे फेवरेबिलिटी को अप कर देती हूँ, और वो सबको अप कर देती, मतलब प्लस 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 प्लस। और इसी के बाद ये उसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, पर तुम वैसे इंसान नहीं हो, सॉरी। और अब मेरे को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तो तुम्हें मुझसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं। फेंग कहता है कि तुम्हारी जैसी सुंदरी सी यहाँ पे मेरे को खतरा है तो हो ही नहीं सकता, और अगर तुम्हें लोन लेना हो तो तुम कभी भी वापस आ सकते हो। ये भी वहां से जाने लगते और कहते हैं कि अगर अगली बार मैं हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढूंगी और लोन लेने आऊंगी उसके बदले। तुम समझ रहे हो ना। और ये कहने के बाद वो औरतें में वहां से चली जाती है। पीछे से फेंग भी अपने स्पीकर में कहता है कि कोई मसला नहीं, अगर अगली बार तुम आओगे भी तो मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा और तुम्हारी तस्वीर में संभाल के रखूंगा, और मेरे अलावा कोई वो देखेगा भी नहीं। जो लोग पूछते हैं कि तो बिल्कुल अजीब सी बात है, क्योंकि पहले तो वो तुम्हें खत्म करना चाह रही थी, पर जब तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, मतलब कि तुमसे लड़ाई करना बंद कर दी। पर फेंग कहता है कि देख भाई ये सारा पेशे का कमाल है। और वो दिल दिल में कहता है कि भाई लगता है इस बार उससे ज्यादा दे दी, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर हमें वापस से काउंसिल हॉल दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर ने हम तीनों ड्रैगन गार्ड बटालियन कैप्टन्स को यहाँ पे क्यों बुलाया। दूसरा कमांडर कहता है कि मैं लो कमांडर जिसके पास सबसे ज्यादा सोल्जर्स है जिया बटालियन में, और मैं कैसे किसी का दिमाग रीड कर सकता हूँ, मुझे क्या पता होगा कि उन्होंने क्या सोच के हमें यहाँ पे बुलाया। पर उसी टाइम फेंग भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि माफ करना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया और अपोलॉजी के लिए मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाऊं, तो प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लो। पर वो दोनों कमांडर कहते हैं मास्टर आपने हमें यहाँ पे बस गिफ्ट के लिए तो नहीं बुलाया होगा, जो मसला है आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि मिलिट्री में भी काफी सारे मसले चल रहे तो हम उसे सोल्व करने में लगे हुए थे। और आप सीधा पॉइंट की बात करें कि आप करना क्या चाहते हैं। फेंग कहता है कि थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, यहाँ पे फेंग फी भी आज जो यहाँ पे बिंग बटालियन से, और वो मेरे लिए बहुत टेंशन में था। उसे लगा था कि मैं यहाँ पे फी को पहचान नहीं पाऊंगा, तो उसने मुझे यहाँ पे एक पोर्ट्रेट दे दिया जिसमें खूबसूरत सी महिला खड़ी हुई है। और फिर हमें फी को दिखाया जाता है। तुम क्या कहोगे इसके बारे में, ये सुंदरी या खतरनाक सी अप्सरा। और ये अप्सरा वहाँ पे सबको पीटते हुए कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा
वीक हो तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती इतना। पर जब वो उनको मार मार के उनकी हालत को खराब कर देती, फिर कहती है कि अब टाइम आ चुका है, मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मेरे को उस बेकार बंदे को फैमिली के मेंबर से भी मिलना है। और ऑब्वियस सी बात है फैंग कोई कैरी होगी। और इसी के बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल और पेज है उसको भी तुम जाके फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया, तुम उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे बात करेंगे, पर अभी के लिए वहाँ पे कोई नहीं तो मैं वहाँ पे बिल्कुल चुप ही रहता हूँ। पर जैसे वहाँ पे बंदे आने लग जाएंगे मैं भी वहाँ पे बातें करना शुरू कर दूंगा। और मैं टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बना दूंगा जहाँ पे हम सब बातें कर पाए। और अभी के लिए कुछ नहीं है तुम्हें कहने को, क्योंकि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही सब कुछ कह दिया था। तो होमीज अभी के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।